बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रमेश सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो रात को वापस आता है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी। मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। ठीक है, आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर कर खाना। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद एक भूत उनके घर में घुस आता है और ऐसे घूम रहा होता है जैसे किसी की तलाश में है। ये इस गांव का आखिरी घर था, पर अब इस घर में भी कोई मुर्गी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैंने गांव के सारे मुर्गे मुर्गी तो पहले ही चुरा लिए हैं, पर वो सब मिलाकर 100 ही हुए हैं। अब 101 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मुर्गा कहाँ से लाऊं? भूत निराश होकर घर से वापस जाने लगता है, पर अचानक उसे एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रहे उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं। ऐसे मेरे पूरे 101 मुर्गों की गिनती पूरी हो जाएगी। भूत दोनों में से राहुल को गोद में उठाता है और हवा में उड़ता हुआ घर से बाहर निकल आता है। राहुल इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसी भूत ने उठा लिया है। भूत उड़ता हुआ उसे एक घर में ले जाता है। उस घर में बहुत से मुर्गे मुर्गियां पिंजरों में बंद चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद भूत राहुल को जमीन पर लिटा देता है और उसके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना देता है। शैतानों के शैतान, ये है आपका नया मेहमान। भूत घेरे के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है और राहुल के ऊपर जादू करने लगता है। कुछ देर बाद राहुल एक मुर्गे में बदल जाता है। राहुल अपने पैरों की तरफ देखता है, पर उसके पैर तो पंजों में बदल चुके होते हैं। आखिर हो ही गए मेरे पास पूरे 101 मुर्गे। अब मैं कल से इनको गांव वालों को खिलाऊंगा, और जिस दिन ये सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अगले दिन भूत अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगता है। दूसरी तरफ अगली सुबह रमेश वापस सरपंच के घर काम करने के लिए निकल रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा लेता आऊंगा। जी ठीक है। रमेश काम पर चला जाता है और कमला अपने घर के कामों में लग जाती है। किसी को अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं होता कि राहुल घर से गायब है। राधिका भी उठकर घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। राधिका, जरा इस राहुल को जाकर उठाना तो। दिन चढ़ाया है पर ये लड़का अभी तक सो रहा है। नहीं माँ, मैं जब उठी तब वो अपने बिस्तर पर था ही नहीं। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस खेल कूद में ही लगा रहता है। अब मैं क्या करूं, ये सुनता भी तो नहीं। आज आने दे इसे, अच्छे से इसकी खबर लूंगी। कमला और राधिका फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है। दिन के खाने का भी वक्त हो जाता है, पर राहुल घर नहीं आता। अब कमला और राधिका को राहुल की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता। राधिका बेटा, तू जरा जाकर तो देख कि कहाँ खेल रहा है ये लड़का। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। राधिका गांव में हर जगह राहुल को ढूंढने लगती है और उसके सारे दोस्तों के घर जाकर भी उनसे राहुल के बारे में पूछती है, पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो घर आकर अपनी माँ को बताती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो इनके आने का ही इंतजार करना पड़ेगा, वो आएंगे तभी कुछ होगा। दोनों रमेश के आने का इंतजार करने लगते हैं और रमेश इस बात से अनजान कि उसका बेटा राहुल कहाँ है, वो सरपंच के बगीचे में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद रमेश घर आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे राहुल के लिए मुर्गा लेना है। वो मुर्गा खरीदने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है, मुर्गे की मीट ले लो, मुर्गे की मीट। अरे, यहाँ कौन मीट वाला आ गया? खैर मुझे क्या,
मुझे तो मीट लेने से मतलब है। रमेश मीट की दुकान पर जाता है जहां वो भूत एक आदमी के भेस में दुकान पर बैठा होता है। उसकी दुकान में खूब सारे पिंजरे होते हैं जिसमें उस भूत ने अपने सारे मुर्गों को बंद कर रखा होता है। अरे भाई, ये दुकान पहले तो यहाँ नहीं थी। हाँ भाई साहब, मैंने आज ही ये दुकान खोली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो, मुझे एक ताजा मुर्गा काट कर दे दो। आदमी के भेस में वो भूत सबसे पहले राहुल को ही पिंजरे से गर्दन पकड़कर बाहर निकालता है। राहुल अपने पापा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगता है। रमेश को कुछ अलग सा महसूस होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं मानता कि वो उस मुर्गे को कटवाए। अरे भाई साहब, आप इसे काटो मत, मैं इसे घर जाकर खुद काट लूंगा। आप मुझे ये मुर्गा ऐसे ही दे दो। मैं काटूं या ये आदमी? मुझे तो इन सब मुर्गों की मीट इन गांव वालों को खिलाने से मतलब है। क्या हुआ भाई साहब, मुर्गा नहीं देना क्या? जी जरूर देना है भाई साहब। आप ये मुर्गा पकड़ो और घर जाकर ताजा ताजा काट कर खाना। रमेश उस मुर्गे को घर ले आता है। वो कमला और राधिका को ऐसे रोते देख हैरान होता है। क्या हुआ तुम दोनों को, रो क्यों रहे हो? राधिका सारी बात अपने पापा को बताती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राहुल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अभी कुछ दिनों से मैं हमारे गांव में मुर्गे मुर्गी चोरी होने की बातें सुन रहा था, पर आज तो हमारा बच्चा ही गायब हो गया। ये क्या ले आए? मैं तो आज राहुल के लिए ही मुर्गे का मीट लाने वाला था, पर पता नहीं क्यों जब दुकान वाला इस मुर्गे को काटने लगा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। अब इसे यहीं छोड़ो और अपने राहुल को ढूंढो। रमेश और कमला सुबह होते ही वापस राहुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर पूरे गांव में राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो निराश होकर घर वापस आते हैं तो उनका मुर्गा उछलता हुआ खुशी से उनके पास आकर चिपकने लगता है। क्या मुसीबत है ये, हटाओ इसे मेरे पास से। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और ऊपर से ये मुसीबत। बहुत दिन गुजर जाते हैं पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ भूत रोज दिन में अपना भेष बदलकर अपनी मुर्गे की दुकान खोलकर बैठ जाता है और जादू किए हुए मुर्गों का मीट लोगों को बेचने लगता है। काफी दिन हो जाते हैं और भूत के सारे मुर्गे खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी उसमें वो शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो पूरे 101 मुर्गों की बलि देकर लोगों का उनका मीट खिलाया है, फिर मुझ में वो शक्ति क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ कमी रह गई? भूत यहाँ वहाँ घूमने लगता है और उसे अचानक राहुल के बारे में याद आता है कि उसने बस उसी मुर्गे को बिना काटे बेच दिया था। कहीं वो बच्चा जिसे मैंने मुर्गा बनाया था वो अभी तक जिंदा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने उसे मारा ही ना हो? आज अमावस की रात है। मुझे उस मुर्गे को रात 12 बजे से पहले ढूंढना होगा, वरना वो अपने असली रूप में आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भूत उस मुर्गे को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वो मुर्गा तो मजे से अपने ही घर में खेल रहा होता है। अब तो रमेश, कमला और राधिका सब उस मुर्गे को प्यार करने लगे थे। भूत सारे गांव में ढूंढने के बाद आखिरकार रमेश के घर पहुंच जाता है और मुर्गे को देखकर बड़ा खुश होता है। भूत घर में घुसकर मुर्गे को दबोच लेता है। वो बुरी तरह फड़फड़ाने और चिल्लाने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और भूत को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मुर्गे को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। इस मुर्गे को छोड़ दो, ये हमारा है। कभी नहीं, कभी नहीं। भूत मुर्गे को लेकर भाग ही रहा होता है, तभी मुर्गा उसके हाथ से निकलकर भाग जाता है। भूत उस मुर्गे के पीछे पीछे भागने लगता है। मुर्गा कभी पलंग के नीचे घुस जाता है। भूत उस मुर्गे को पकड़ने के लिए पूरे घर में भागने लगता है। इतने में 12 बज जाते हैं और वो मुर्गा अचानक राहुल बन जाता है। राहुल को देखकर सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद राहुल सारी बात अपने घर वालों को बताता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
निशा एक बड़ी ही प्यारी लड़की थी और वो शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो एक स्कूल में साइंस की टीचर थी और इस बार छुट्टियों में अपनी बुआ के घर आई थी। छुट्टियां बस खत्म ही होने वाली थी और अब निशा के वापस जाने का वक्त हो गया था। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो निशा, इस बार कम से कम 1 महीने रुको ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, छुट्टियां बस हफ्ते भर की थी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, अगली बार मैं इससे भी ज्यादा दिन के लिए आऊंगी। निशा की बुआ का एक बेटा था जो कि निशा से बड़ा था। उसका नाम था हरी। चलो निशा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो गया है। क्या ट्रेन? पर निशा तुम आई तो बस से थी ना? हाँ बुआ जी, पर वापस जाने का टिकट नहीं मिला, इसीलिए ट्रेन से जा रही हूँ। ये बात सुनकर निशा की बुआ कुछ घबरा गई। उन्होंने हरी को इशारे से कोने में बुलाया। अरे हरी, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अगर बस का टिकट नहीं था तो उसे कुछ दिन और रोक लेता। तुझे पता नहीं है क्या कि ट्रेन से जाने में कितना खतरा है? रात का समय हो गया है, अगर कहीं वो भूतिया ट्रेन आ गई तो। माँ, मैंने बहुत समझाया निशा को, मगर वो मानी ही नहीं। चलो अब जो हुआ सो हुआ, तू उसे जरा ध्यान से उसकी ही ट्रेन में बिठा कर आना। देख, जब तक वो अपनी ट्रेन में ना बैठ जाए तब तक वापस मत आना। हरी अपनी माँ की बात मानकर निशा को स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचकर निशा और हरी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। अरे, यहाँ तो हमारे सिवा लोग ही नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादातर बस से आते जाते हैं और खासकर रात में तो यहाँ कोई भी नहीं आता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो लोग रात को आते ही नहीं है? शहर में तो रात भर स्टेशन पर भीड़ बनी रहती है। लेकिन एक भूतिया ट्रेन की वजह से लोगों ने रात को यहाँ आना बंद कर दिया है। वो अक्सर रात को यहाँ से निकलती है और जो भी उसमें गलती से भी चढ़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम हरी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम ऐसे हंसो मत निशा, ये कहानी नहीं है बल्कि एकदम सच है। गांव के कई लोग इस भूतिया ट्रेन का शिकार हुए हैं और कितने सारे लोगों ने तो अपनी जान तक गंवाई है। देखो हरी, मैं साइंस की टीचर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं ये कहानी मान लूं? हाँ? क्या तुम भी? कुछ लोगों ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर तुम्हें सुनाई और तुम सबने मान भी ली। अरे निशा, ये सच है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ जाती है। हरी निशा के लिए पानी लेने गया था और जब तक वो लौटा निशा ट्रेन में चढ़ चुकी थी। ट्रेन को देखकर हरी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, क्योंकि निशा गलती से भूतिया ट्रेन में चढ़ गई थी। नहीं नहीं निशा, वापस आओ, नीचे उतर जाओ, ये वही भूतिया ट्रेन है। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम वापस आओ। बस भी करो हरी, ठीक है, मैं भूतों को तुम्हारा हेलो बोल दूंगी और कहो तो वीडियो कॉल भी करा दूंगी। हाँ? चलो बाय, अपना और बुआ का ख्याल रखना। इतना कहकर निशा ट्रेन के अंदर चली गई और ट्रेन फौरन चल पड़ी। बड़ी अजीब बात है, इस ट्रेन में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा एक सीट पर बैठ जाती है, तभी उसकी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत सफेद साड़ी पहनकर बैठी थी। हाँ, चलो कोई तो है यहाँ, मुझे अकेले काफी अजीब लग रहा था। निशा अपने फोन में कुछ देखने लगती है। जब वो दोबारा सामने देखती है तो वहां 2 औरतें बैठी हुई थी। दोनों ने सफेद साड़ी पहनकर रखी थी। अरे, अभी तो यहाँ बस एक ही औरत बैठी थी, अब ये अचानक से 2 कैसे हो गई? खैर, मुझे क्या। निशा फिर से अपने कामों में लग गई। अपना बैग सीट पर रखकर वो लेटने की तैयारी में थी कि उसकी नजर दोबारा सामने बैठी औरतों पर पड़ती है। इस बार सामने 3 औरतें वैसी सफेद साड़ी में थी। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ट्रेन एकदम से रुक जाती है और निशा बाहर झांक कर देखती है। वहां एक बहुत अजीब सा स्टेशन था और उस पर कई यात्री खड़े थे। सभी यात्रियों ने सफेद रंग के कपड़े ही पहन रखे थे और सभी नीचे सर झुकाए थे। उनमें से कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन आगे चल पड़ती है। यहाँ तक कि निशा के सामने बैठी सब औरतें भी स्टेशन पर उतर जाती हैं। पता नहीं क्यों, मगर ये ट्रेन और इसके यात्री दोनों ही बहुत अजीब लग रहे हैं। निशा ध्यान देती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों के पैर उल्टे थे। हे भगवान, ये तो सच में एक भूतिया ट्रेन है। अब मैं क्या करूं? इससे कैसे बाहर जाऊं मैं? निशा ध्यान देती है कि ट्रेन दोबारा एक स्टेशन पर रुकती है और वो भी ठीक 15 मिनट बाद। उस स्टेशन से वापस कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं। ये ट्रेन हर 15 मिनट पर रुक रही है, मेरे पास बस यही एक मौका है बचकर भागने का। निशा चुपचाप बैठ जाती है और अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। तभी एक डरावनी चुड़ैल निशा के ठीक सामने बैठ जाती है। वो निशा को घूर घूर कर देखने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे ही घूर रही है, मैं कैसे निकलूं अब इस ट्रेन से बाहर? निशा काफी देर तक वहीं बैठी रहती है, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे कोई तरीका समझ में नहीं आता। तभी उसमें से एक भूत हवा में उड़ने लगता है और बाकी भूत भी अजीब तरह से हिलने लगते हैं।
निशा को अब बहुत डर लग रहा था। निशा जोर से चिल्लाती है, बचाओ। तभी ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकती है। निशा बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसका भाई हरी स्टेशन पर खड़ा था। कुछ भूत भी थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे। हरी ने एकदम भूतों जैसा भेष बना रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो भी ट्रेन में चढ़ गया और निशा के पास आकर बैठ गया। निशा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हरी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ हर तरफ केवल भूत प्रेत और आत्माएं हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। निशा, हम इस रास्ते से तो कभी इस ट्रेन से नहीं उतर सकते हैं। मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत खोज की है, क्योंकि गांव के कई लोग इसी ट्रेन की वजह से मारे गए हैं। मैं सालों से इस ट्रेन के राज के बारे में पढ़ रहा था ताकि आगे मैं किसी को भी इसमें आके मरने ना दूं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद इसमें फंस जाऊंगा। निशा ध्यान से हरी की सभी बातों को सुन रही थी। निशा, हमें अगर इस ट्रेन से बाहर जाना है तो हमें इंजन की तरफ जाना होगा, जहाँ पे इस ट्रेन का ड्राइवर बैठा है। वहीं से हम इस ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है हरी। मैं जानता हूँ निशा, लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो वैसे भी मारे ही जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी जान बचाने की कम से कम एक कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो। फिर निशा और हरी दोनों अपनी सीट से उठ जाते हैं, लेकिन सभी आत्माएं उन्हें घूरने लगती हैं। निशा और हरी फिर से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। निशा, वो देखो, तुम्हारे बगल में ट्रेन की लाइट का बटन है, उसे दबाओ, तभी आत्माएं हमें जाते हुए नहीं देख पाएंगी। ऐसे तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगी। निशा बटन दबा देती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। फिर निशा और हरी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निशा आगे जाती है और वो उस डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। हरी जोर से दरवाजे को धक्का मारता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर 2 ड्राइवर भूत बैठे हुए थे जो कि ट्रेन को चला रहे थे। वो निशा और हरी को गुस्से से घूरते हैं और उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हरी जोर से चिल्लाता है, निशा, मैं इनसे निपट रहा हूँ, तुम जाओ, जल्दी से जाओ और जाके ट्रेन को रोको। लेकिन हरी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? इतना वक्त नहीं है निशा, जाओ, जल्दी जाओ। दोनों भूत हरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन निशा जल्दी से वहां से बचकर भागती है। वो सीधा ड्राइवर की सीट के पास जाती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ हरी किसी तरह उन भूतों से लड़ रहा था और खुद को बचा रहा था। हरी, मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? ज्यादा कुछ मत सोचो निशा, बस वहाँ एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाओ, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। निशा जल्दी से वो बटन दबा देती है और ट्रेन की सीटी बच जाती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है और ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है। चलो हरी, ट्रेन रुक गई है, जल्दी करो, चलो यहाँ से। निशा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन भूतों ने मुझे पकड़ रखा है। मैं क्या करूँ? तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम जल्दी भागो यहाँ से। नहीं हरी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। निशा देखती है कि ड्राइवर की सीट के पास एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। वो उस टूल बॉक्स को उठाकर भूतों के सर पर मारती है और भूत हरी को छोड़ देते हैं। हरी और निशा जल्दी से ट्रेन से कूद जाते हैं। भागो हरी, जल्दी भागो। नहीं निशा, अब डरने की कोई बात नहीं है। क्या मतलब? निशा, ये भूत इस ट्रेन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इनकी आत्मा इसी ट्रेन में कैद है। अब बाहर हम एकदम सुरक्षित हैं। निशा और हरी ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं। फिर वो अपने घर वापस चले जाते हैं और सबको भूतिया ट्रेन के बारे में बताते हैं। लोगों का मानना था कि वो ट्रेन अक्सर उस स्टेशन से गुजरती थी, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी उस स्टेशन के आसपास भी नहीं गया।